नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं लेक्चर 3 यानी वीडियो का पार्ट 3 होगा, जिसके अंतर्गत इस वीडियो में हम जो कवर कर रहे हैं वह देखें दिसंबर 2023 से लेकर के नवंबर 2024 तक की यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर हम जो है हल सहित विस्तृत व्याख्या को देख रहे हैं, जिसमें जो है महत्वपूर्ण परीक्षाएं इस दौरान जो कराई गई थी उसमें देखें तो 9 जनवरी 2024 को एपीएस भर्ती 2023, 11 फरवरी 2024 को आरओ एग्ज़ाम जो कि कैंसिल हो गया था, जिसका एग्ज़ाम एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद देखें तो आपका ज़्यादातर परीक्षाएं स्थगित हो गई थी, लेकिन अगस्त और सितंबर में यानी अगस्त 2024 और सितंबर 2024 में सामान्य कृषि यानी सामान्य अध्ययन कृषि यानी कृषि संबंधी परीक्षा और आयुर्वेद संबंधी परीक्षाएं कराई गई थी। तो वीडियो की संख्या में जो है हम वो सामान्य अध्ययन जो कृषि जो परीक्षा कराई गई थी उसमें सामान्य अध्ययन के 1 से 40 प्रश्नों का इसमें हर सहित व्याख्या देखेंगे, जो कि आयोग स्वतः यानी यहाँ से समान जो कृषि प्रारंभिक परीक्षा कराई गई थी वहाँ से आयोग स्वतः जो है इसमें आंसर के यानी आयोग इस फॉर्मेट में जो है आंसर के जारी करने लगा है, यानी उसमें स्वयं ही विकल्प कौन सा सही है बुकलेट से दे रहा है। तो यहाँ पर जो है अब मिलाने की उस तरह से आवश्यकता नहीं रह गई है, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास आयोग का है। तो इस अंक में कृषि और दूसरा हिस्सा में इसमें देखें दूसरे हिस्से के रूप में जो है इसी में सम्मिलित यह रहेगा सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी आयुर्वेद के जो इसमें सामान्य अध्ययन जीएस के जो 30 प्रश्न है, कुल मिलाकर 40 वहाँ से और 30 है, यानी इस लेक्चर में हम इन 70 प्रश्नों की हल से विस्तृत व्याख्या करेंगे। और जो आपका 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था आरओ एग्जाम, जिसकी वजह से सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई थी, तो उसकी चर्चा अलग से नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं वीडियो की संख्या में इस लेक्चर में हम देखेंगे 18 अगस्त 2024 को आयोजित कृषि संबंधी एग्जाम और 8 सितंबर 2024 को यह आयुर्वेद संबंधी जो एग्जाम कराया गया आयोग द्वारा, उसमें जो जीएस संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी व्याख्या को हम समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि आयोग के आंसर के स्वतः इसमें नहीं था, इसलिए अलग से कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और ये बहुत नियरेस्ट है यानी अगस्त सितंबर का है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। और यह अंक जो उपयोगी होगा वो देखें तो 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये अंक है। हालांकि इससे पूर्व जो अंक जो है स्टाफ नर्स का और एपीएस भर्ती का जो है वह विस्तृत हल से विस्तृत व्याख्या करके अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में इसको देखने का प्रयास करते हैं। साथ ही आरओ एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कि कुंभ बाद जस्ट होने की ज़्यादा संभावना है। जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो वह बहुत जल्दी कराया जा सकता है। इसके अलावा एसपीएससी के अंतर्गत देखें तो यह एमपीएससी 17वें बीपीएससी और यूपीएससी एसएससी यूपीपीएससी के लिए भी अंक संपूर्ण रूप से नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण जो देखें तो 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित अपर पीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट अंक है। चलिए देखते हैं। इसमें यह ध्यान रखना है कि यह जो हम चर्चा करने जा रहे हैं यह आपका जो है एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जाम का यह पेपर है। तो इसमें देखें जो कि 18 अगस्त 2024 को एग्जाम कराया गया था। तो यहाँ पर दोनों ही प्रिंटेड है, यानी पार्ट 1 जो इसका जीएस 40% को जल्दी से देख लेते हैं। यह जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन है, और इसमें यहाँ पर इंग्लिश में प्रिंटेड है और यह हिंदी है। हम यहाँ हिंदी की पढ़ते चलेंगे और इंग्लिश भी साथ में देखते चलेंगे, दोनों बाइलिंगुअल रूप से दोनों को इसमें कवर किया जाएगा। चलिए पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो इसका आंसर बी है, यानी BN राव। आगे नेक्स्ट देखते हैं, यानी इसमें इंग्लिश भी यहाँ लिखा गया, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान सभा का? तो ये BN राव जी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 2 नंबर है, शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? तो पेशवा था, यानी 20 का आंसर सही है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट इसमें तीसरे नंबर प्रश्न है, सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या इसमें डी है, यानी 72 है। इसमें सबसे पहले जो है पहले प्रश्न को थोड़ा विस्तार कर लेते हैं, इसके बाद जो है तीसरे प्रश्न को लौटते हैं, दूसरे का भी थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। इसमें देखें तो अक्सर यह एग्जाम में पूछा जाता है इस पर, तो इसमें ध्यान दें कि में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो ये BN राव जी थे। इसमें ध्यान यह देना है कि जो समितियां बनाई गई थीं उन समितियों को अप्रैल अगस्त 1947 जो समितियां बनाई गई थीं उनको अप्रैल और अगस्त 1947 के बीच अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने थे। इसके आधार पर डॉक्टर BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे को अक्टूबर 1947 के अंत तक संविधान का प्रारूप सौंपना था। उनको संविधान का प्रारूप सौंपना था, 1947 के अंत तक सौंपना था। इस प्रारूप में 240 अनुच्छेद थे एवं 13 अनुसूचियाँ थी। इस प्रारूप संविधान पर विचार करने के क्रम में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति गठित की गई। इस समिति के सदस्यों में यानी इन सदस्य जो थे यानी अम्बेडकर जी को लेकर के इसमें 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, उसको भी थोड़ी सी देख लेते हैं, हालांकि ज़्यादा विस्तार हो रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, दूसरे N गोपाल स्वामी अयंगर थे, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, चौथा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, 5वें सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, 6वें N माधव राव BL मित्र के स्थान पर आए थे। इसके बाद 7वें DP खेतान थे, जो 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णचारी को सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा में अम्बेडकर जी का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था।
और विस्तार करने के क्रम में इसको थोड़ा अन्य सोर्स से भी देख लेते हैं। जीएस वर्ड का नोट से इसमें देख लेते हैं। संविधान सभा के बारे में यहाँ विस्तार से दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा जानकारी ऐड कर लेते हैं। ये ज़्यादा विस्तार हो जा रहा है, तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको। इसमें क्या लिखा गया है, तो सर्वप्रथम मांग की गई, यानी संविधान सभा की जो मांग की गई, सर्वप्रथम मांग की 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। वर्ष 1934 में इसके गठन का विचार एम एन राय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार वर्ष 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। 1936 में फाइजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिश पर गठन किया गया था। प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम वैश्य मताधिकार पर आधारित था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। इसके बाद देखें संविधान सभा कुल सदस्य संख्या 389 निकाय थी। 296 सीटें ब्रिटिश फ्रांस से, 93 सीटें देसी रियासत जिसमें 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद सदस्य संख्या 299, इसमें से भारतीय फ्रांस से 229, देसी रियासतों से 70 थे। देसी रियासतों संविधान सभा में भाग नहीं लिया, ध्यान रखना कि देसी रियासतों संविधान सभा में भाग नहीं लिया। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1940 को सभा की प्रथम बैठक को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद सिन्हा बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है। 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए। अस्थायी कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने और अस्थायी रहे। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर, संविधान सभा मुख्य प्रारूपकार NH मुखर्जी थे। यानी कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं। इससे भी जानकारी है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और ये 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत और नियमित और आत्मनिर्भर किया गया। कुल 284 लोगों के हस्ताक्षर, जिसमें 8 महिलाएं भी हस्ताक्षर करने वाले में थीं। 24 जनवरी 1950 सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। देखें, बेनेगल नरसिंह राव, यही BN राव हैं, ध्यान रखना, इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा गया है। बेनेगल नरसिंह राव जी, ये प्रश्न पर जो हम चर्चा इतना विस्तार करती है। बेनेगल नरसिंह राव जी जो है, BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की आलोचना ग्रेनविल ऑस्टिन, संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस पार्टी की। लॉर्ड विस्काउंट, ये हिंदुओं का निकाय था। विस्टिन चर्चिल, यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। निराजुद्दीन अहमद इसे अपवहन समिति कहा। यहाँ पर जो संविधान सभा कुल 15 महिलाएं थी, उनका नाम को देखा जा सकता है। ये 15 महिलाएं कौन थी? यानी संविधान सभा की 15 महिलाएं थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नाम को याद रखा सकता है। यानी इसमें ध्यान क्या देना, संविधान सभा में जो यानी विजय लक्ष्मी पंडित जी थे, जो कि भारत की तरफ से यूएनओ में यह प्रथम महिला थी जो यूएनओ में अध्यक्ष बनी थी, और महिलाओं में भी पहली थी जो यूएनओ का अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद राजकुमारी अमृता कौर जी थी। सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनने का सौभाग्य मिला था, और भारत के किसी भी राज्य की महिला राज्यपाल भी थी। सुचित्रा कृपलानी भी जी थी, जो उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी, और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का उनको सौभाग्य मिला था। उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिलाओं ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। एक यह थी चौथी मुख्यमंत्री। इसके बाद 4 बार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, सुश्री मायावती जी को मिला है। इसके बाद पूर्णा बनर्जी, इसके बाद लीला राय जी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षिणानी, वेला युदन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन, ये महत्वपूर्ण महिलाएं थीं जो संविधान सभा में थीं, और इसमें 8 जो थी वो संविधान सभा पर हस्ताक्षर भी की थी। इसको भी देख सकते हैं। समितियों के बारे में ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, प्रारूप समिति के बारे में हमने बताया। इसके बाद अंतरिक्ष में कार्य है, अंतरिक्ष में कार्य गठन है। चलिए मूल प्रश्न लौटते हैं। दूसरे प्रश्न की व्याख्या थोड़ा कर लेते हैं, हालांकि ज़्यादा विस्तार हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा संक्षेप करने का प्रयास करते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? तो पेशवा था। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री, यानी प्राइम मिनिस्टर। जो पेशवा था यही प्रधानमंत्री था। इसका जो काम था वह देख लेते हैं। तो इसका काम था राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख का काम करता था। यह जो है सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था। दूसरा जो इसका था, यानी अष्टप्रधान का मतलब यह नाम से स्पष्ट है, इसमें 8 जो मंत्री थे, यानी पहला तो यह हो गया। इसके बाद दूसरा देखें, दूसरा यही था, यानी इसमें लिखा है सर नौबत, यानी सरी ई नौबत था, यानी दूसरा ये सेनापति था। ये सेनापति था और ये प्रधानमंत्री था, और सेनापति का सैन्य प्रशासन इसके नाम से स्पष्ट है। इसके बाद देखें, यह यानी एक पंडित राव भी था, यानी चारों इसमें दिए गए हैं। पंडित राव भी था। इसका जो कार्य था धार्मिक कार्यों के प्रति, यानी धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण जो पंडित राव करता था। इसके बाद देखें तो वाकया नवीस भी था। वाकया नवीस का काम था सूचना, ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट है, सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों की मध्यस्थता करना था, यानी अध्यक्षता। इसके बाद चिटनिस था। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। इसके बाद सुमंत था। सुमंत का काम था विदेश मंत्री सुमंत था। इसके बाद न्यायाधीश था, न्याय विभाग का प्रशासन देखता था। 8 था। ये मजुमदार उसमें शामिल नहीं था, यानी 3 उसमें शामिल थे अष्टप्रधान में। इस जानकारी शिवाजी के बारे में देख लें तो इनका डेट ऑफ बर्थ, यानी जो जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 को हुआ था सेवनेर दुर्ग में। इनके पेरेंट्स यानी माता पिता जो थे, पिता साजी भोसले थे, माता जीजाबाई थे। गुरु कोंडदेव थे, आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। इनकी पत्नी साईबाई थे, यानी साईबाई निम्बालकर थे। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया था। शिवाजी ने 1665 में अफजल खां की हत्या कर दी, जो बीजापुर के सुल्तान का योग्य सेनापति था। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण संधियाँ आती है, एक पुरंदर की संधि आती है जो 1665 की थी। यह महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुआ था, और 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पल्हाना दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया था।
और यही जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। और जानकारी इसमें ऐड कर लें तो शिवाजी के उत्तराधिकारी में देखें तो पहले शिवाजी हैं, इसके बाद संभाजी हुए, इसके बाद राजा राम हुए, इसके बाद शिवाजी सेकेंड आए जो कि ताराबाई राजा राम की विधवा पत्नी थी। और यहीं जो है खेड़ा का युद्ध हुआ शाहू और ताराबाई के बीच में। इसके बाद शाहू आते हैं, संभाजी के पुत्र थे। शाहू के प्रथम पेशवा बने। इसके बाद जो है बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक रहे। इसके बाद बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। इसके बाद बाजीराव हुए 1740 से 1761 तक। नाना साहब के नाम से इनको जाना जाता है बाजीराव को। इसके बाद अंत में देखें तो यह है माधवराज नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बनाया गया इनको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ज़्यादा विस्तार कर दे रहे हैं, इसको संक्षिप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समाप्त नहीं हो पाएगा आज और लेक्चर में। इसको देखते हैं। तीसरा जो लिखित सारणी लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो आंसर डी है। डी का मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें देखें तो प्रथम और अंतिम को जोड़ देते हैं, 15 धन 31, ये जोड़ देंगे 46 हो जाएगा। इसका दोगुना कर देंगे तो 20 वाला मिल जा रहा है, यानी 40 गुना 92। वैसे इसको प्रथम और अंतिम को जोड़ देते हैं, 26 25 और 26 31 हो जाएगा, सॉरी 51 हो जाएगा। 51 को दोगुना कर देंगे तो 102 हो जाएगा। वैसे ही प्रथम और अंतिम को जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 36, यानी 17 और 19 26 हो गया। इसका दोगुना कर देंगे तो 72 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आलू पौधे का कौन सा भाग है, तो तना होता है। आगे इसमें एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आगे चलते जल्दी से, तो ये समाप्त नहीं हो पाएगा। तो आलू पौधे का कौन सा भाग होता है, तना है, ध्यान रखना है। इसके बाद व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों को देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर केवल हिंदी को हमने कर दिया, यहाँ इसमें देख सकते हैं ये सारे ही इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ से लिए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि पाँचवा व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन है, पूरक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है इन बिजनेस प्रॉफिट एंड सर्विस मोटिव आर। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें यह है वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है, तो यह बुंदेलखंड में। यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या है, वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना का जो है वो देखें तो क्रियान्वयन किया गया है या इम्प्लीमेंटेशन किया गया है बुंदेलखंड क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 7वां नंबर प्रश्न है भारतीय मानक समय निम्न से किस मध्यांतर देशांतर द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो 82.5 डिग्री द्वारा। इस पर पिछली चर्चा भूगोल के पाठ में की गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा देखें तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। उन 5 राज्यों में देख लें तो आप यह जो है जो इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से यह देशांतर रेखा जाती है, या प्रयागराज के नैनी से भी जाती है। तो इसमें देखें जो ये 82.5 देशांतर भारत के 5 राज्यों जाती है, उस 5 राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, इसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है, ये 5 राज्यों से होकर जाती है, ध्यान रखना है। और इसी पर जो है यह भारत का मानक समय है, और यह मानक समय जो है GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से देखें तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, ध्यान रखना इसमें। इसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां यह है कि इनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया है, तो यह रामनाथ कोविंद जी हैं, यानी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। ध्यान रखें कि अभी जो है वन नेशन वन इलेक्शन यानी ONOE की समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी बनाए गए थे, और यह जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, याद रखना है इनके बारे में। और ये क्या है, ये इसमें अलग प्रश्न क्या बना है कि इनके चुने भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया, तो वे रामनाथ कोविंद जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका यह है कि भारत के संदर्भ में लिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। इसमें थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लेते हैं, हालांकि विस्तार तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन थोड़ी जोड़ लेते हैं। ये रामनाथ कोविंद जी के बारे में देखें तो यह जो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनका कार्यकाल देखें तो 25 जुलाई 2022 से शुरू हुआ है, और यह इनका कार्यकाल चलेगा जो है 25 जुलाई 2027 तक, यानी 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। तो इनसे पूर्व के जो थे राष्ट्रपति यही रामनाथ कोविंद जी ही थे, जो कि 2017 से 2022 तक अपनी सेवाएं भारत को राष्ट्रपति के रूप में दी थे, और यह जो थे यानी 14वें राष्ट्रपति थे, व्यक्ति के रूप में भारत के 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। और जो देखें तो ON यानी ONOE वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो चर्चा हमने किया था, जो 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दी गई थी केंद्रीय जो मंत्रिमंडल उसके द्वारा दी गई थी। तो उच्च स्तरीय जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष यही बनाए गए थे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ही बनाए गए थे। हालांकि इसमें 8 सदस्य भी थे, यानी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी थे, और इसमें 8 सदस्य भी शामिल थे। और इसने जो देखें इसका गठन जब कब किया गया था ONOE की, तो 14 मार्च 2024 को किया गया था, और उसने रिपोर्ट जो सौंपी थी 2 सितंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और सॉरी उल्टा बता दिए, इसमें गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ था, और रिपोर्ट जो इसने सौंपी थी 14 मार्च 2024 को रिपोर्ट सौंपी थी, 14 मार्च को रिपोर्ट सौंपी, और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल इसमें मंजूरी दी थी 18 सितंबर 2024 को। चलिए ज़्यादा विस्तार नहीं करने का इसमें प्रयास है, इतना ही काफ़ी है इस पर। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9वां देखें भारत के संदर्भ में लिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है 20 सही है, यानी 20 सही का मतलब ये देख सकते हैं 1 का 3 है। 1 का 3 का मतलब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखें तो 1986 का है। इसके बाद राष्ट्रीय हरित
अधिकरण यानी जिसको एनजीटी कहते हैं, यह 2010 का है। और श्रेष्ठ बचा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा एग्जाम पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी इसका भी आंसर सही रहा। 10वां यह मैथमेटिक्स संबंधी है, यानी रीजनिंग संबंधी है, तो इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। पूछ कह रहा है, यह बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसमें जो है अंकों का योग से घटा दिया गया है। जैसे देखें 79 जो है इसमें 7 और 9 है, इसमें जो है अंकों को जोड़ देंगे तो 9 7 16 ऋण, ये 4 2 6 यानी 10 बचेगा। इसी तरह से 8 2 10 और घटा देंगे इसमें से 7 3 बचेगा। तो फाइनल पे चलते हैं, यानी 8 7 15 ऋण 4 घटा देंगे 11 बचेगा, यानी डी इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद ये करा प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो इसका 15.8 है। इसमें ध्यान दें कि थोड़ा सा जानकारी को ऐड कर लेते हैं। तो जो संख्याएं हैं, संख्याओं के रूप में देखें तो यहाँ पर सम संख्या यानी इवेन नंबर, इवेन नंबर सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, 2 से जो कटने वाली जितनी संख्याएं वे सम संख्याएं होती हैं। और इवेन नंबर देखें, सॉरी 8 नंबर देखें, जो विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से न कटें, 2 से जो नहीं कटेगी विषम संख्या होगी। इसके बाद ध्यान रखना है कि विषम संख्या ही नहीं बल्कि अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो कि एक से सभी संख्याएं कटती हैं, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी से नहीं कटे, वे अभाज्य संख्याएं होंगी। विषम भी होने चाहिए, मतलब जो 2 से न कटे, साथ ही साथ अभाज्य भी होने चाहिए। प्रथम 10 संख्याएं हमको ऐसी चाहिए। यानी देखें, प्रथम देखें जो सम यानी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या देखें तो ये 2 है, और सम भी है, सम अभाज्य संख्या का रूप पूछेगा तो 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 जो है सम भी है, 2 से कट रही है और खुद 2 से कट रही है और 1 से कट रही है। तो अभाज्य संख्या इसमें चलते हैं, प्रथम 10 संख्याओं को ढूंढ लेते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। प्रथम 10 विषम यानी विषम संख्याओं को देखें क्या है जो 2 से न कटे, तो शुरू करते हैं। यानी 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 2 इसमें जोड़ते जाएंगे, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है। ये विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है। अभाज्य को इसमें ढूंढते हैं, देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, यानी 3 यहाँ मिल गए, 11 भी है, 13 भी है, 15 नहीं है, यानी 5 हमको मिल गए, 5 और चाहिए। 23 भी है क्योंकि 23 नहीं कटेगी, यानी 17 भी था, 17 भी है, 19 भी है, 21 नहीं है इसमें, 23 भी है, 25 इसमें नहीं, 25 नहीं है, 27 भी नहीं है, 29 है। यानी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ हो गया, 1 10 31 हो गया। तो ये पूछ रहा है कि इनके जो है औसत बताना है। अब जो है इन संख्याओं को जोड़ देंगे, जो संख्याएं हमको प्राप्त हुई हैं, और जोड़ करके जो है उसमें हम 10 का भाग कर देंगे, तो ये संख्या 158 हो जाएगी, और 10 का भाग कर देंगे, यानी कुल संख्या कितनी है, प्रथम 10 संख्याओं को 10 का भाग कर देंगे, तो ये 15.8 जो है इसका औसत हो जाएगा। तो ये इसका तरीका बहुत आसान है, इसमें सर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या होती है तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, यानी 10 संख्याओं को सर्च करना है। ये ध्यान रखना सर्च करते समय कि वो विषम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी हो, यानी खुद से कटे और 2 से भी नहीं कटे, ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, यानी 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न यह है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो ये छाऊ नहीं है, जबकि नौटंकी, कथक और चारकुला है, छाऊ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे, यानी रामनाथ कोविंद। इनके बारे में मैंने विस्तार से ऊपर देख लिया, यानी इनके बारे में देखा कि जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, यानी जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके पूर्ववर्ती यानी क्रम से जो है 14वें नंबर थे, और जो है ये मुर्मू जी 15वें राष्ट्रपति हैं व्यक्ति के हिसाब से। तो ये इनके बारे में हमने ऊपर ही देख लिया, लेकिन थोड़ी जानकारी को ऐड करना चाहते कर सकते हैं। ये जो है 8 सदस्यीय यानी उच्च स्तरीय समिति के जो अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, और 8 सदस्य, इसमें 8 सदस्यों की समिति थी, जिसमें अमित शाह जो गृह मंत्री वो भी शामिल थे, गुलाब नबी आज़ाद जी शामिल थे 8 सदस्यों में। इसके बाद NK सिंह भी शामिल थे, इसके बाद सुभाष कश्यप जी शामिल थे, हरीश साल्वे जी शामिल थे, संजय कोठारी जी शामिल थे, और अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल थे 8 सदस्यीय समिति में। 8 सदस्यीय समिति इनको मिलाकर थी, यानी ये शामिल थे अध्यक्ष के रूप में, इनको निकाल दें तो 7 सदस्य थे, और ये अध्यक्ष के रूप में कुल जो 8 मेंबर्स में बनाए गए थे। और इसने देखें तो यह समिति जो थी गठन कब किया गया था, तो 2 सितंबर 2023 को गठन किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 14 मार्च 2024 को, और इस रिपोर्ट पर जो मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया था 18 सितंबर 2024 को दिया था। और इसने जो सिफारिश दी थी, इसने 2 चरण में चुनाव कराने की सिफारिश दी थी। प्रथम चरण में देखें तो सभी विधानसभाओं, जिसमें 28 राज्यों में और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में, देखें वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। 8 केंद्रशासित प्रदेशों में 3 विधानसभा, जिसमें देखें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली पुडुचेरी, और नवीन जो बनी है यूटी जम्मू कश्मीर, जहाँ अभी 90 सदस्यीय विधानसभा का इलेक्शन कराया गया था। तो कुल मिलाकर 31 राज्य यूटी के चुनाव, लोकसभा के चुनाव कराने का इसने सिफारिश किया था। द्वितीय चरण में देखें तो प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों को चुनाव कराने का इसने जो है बात कही थी। अब इसमें चलते हैं, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहते कर लें कि विधि आयोग की 150वीं रिपोर्ट निर्वाचन विषय में सुधार में इसकी सिफारिश की गई थी। और देखें एक साथ जो चुनाव था वो प्रथम चुनाव यानी 1951-52 से लेकर 1967 तक स्वतः जो है देश में यानी वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर चुनाव होते थे, लेकिन बाद में यह क्रम टूट गया। तो आगे चलते हैं, तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि इसमें संवैधानिक संशोधन से गुजरना पड़ेगा, इसमें जो भी जानकारी इसमें रहेगी। तो देखें इसमें यह है, संविधान में संशोधन जो होगा वो अनुच्छेद 83 में, यानी संसद के जो सदनों की अवधि है
उस पर इसमें संशोधन करना होगा। इसके बाद अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि उस पर भी जो है संशोधन करना होगा। उसमें अनुच्छेद 82 को अंतर स्थापित करना होगा, जो कि हर जनगणना के बाद इसमें अंतर स्थापित करने की व्यवस्था होती है। तो भी जनगणना देखें जो 2021 की होने वाली थी वो नहीं हो पाई है, तो अंतर स्थापित 82 के द्वारा इसमें किए जाने की संभावना है। लेकिन डिजिटल जनगणना 2025 में कराई जाएगी, 26 में इसका प्रकाशन होगा। इसके अलावा जो 100 दिनों के बाद जो स्थानीय निकाय जिसमें 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें देखें तो या आपका पंचायती राज संबंधी प्रावधान था, नगर निगम संबंधी प्रावधान था, उसमें संशोधन जो होगा संविधान के 368 के तहत इसमें संशोधन करना होगा और यह व्यापक प्रक्रिया हो जाएगी। इसके अलावा इसमें एक अनुच्छेद 24 का भी जोड़ने का प्रावधान बनाया जा रहा है कि लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल एक साथ विघटन हो, ऐसा अनुच्छेद जोड़ने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। यानी इसमें क्या रहा है, देखें 15 नंबर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर 2 से प्रारंभ होकर सभी लगातार अभाज्य संख्या संरूपित की जाए तो अक्षर झांसी का मान क्या होगा। ये याद रखना है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो 2 ही है, यानी 2 है। इसके बाद अभाज्य संख्याओं को लिखना है जैसे, यानी 2 जो है वो ए होगा। इसके बाद दूसरी जो अभाज्य संख्या देखें वो 3 है, क्योंकि 3 भी खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, यानी 1 और 3 के अलावा के। इसके बाद 5 है, यानी बी ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। 7 जो डी होगा। इसके बाद 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 है, ई है। इसी क्रम में लिखने की बात कर रहा है, तो इस हिसाब से जो है यह झांसी जो है का मान क्या होगा, तो इसको ऐड कर देंगे तो 183 होगा, इसका आंसर सही होगा। क्योंकि इसको उतना विस्तार नहीं कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा लंबा हो रहा है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ देखें, यानी हमने बताने का प्रयास किया कि झांसी में जे ए का हमने देखा 2 है, इसी प्रकार से एस को देख लेंगे, जे को देख लेंगे, एन को, एस को, सभी को जोड़ देंगे तो जो 183 हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। जेल जहाँ सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, उस जेल का नाम मांडले जेल है, जो कि देखें वर्तमान में जो है जो ये म्यांमार यानी जो उस दौरान बर्मा था उसमें जो है मांडले जेल है। इसके बाद देखें तो यह है, यानी जो बर्मा था 1935 के जो अधिनियम था उसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। उससे पहले जो बर्मा था वो भारत का यानी ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत ही आता था। इसके बाद देखें तो यह है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है पूर्व में जो हमने देखा था एपीओ पीटी एग्जाम में और जो है स्टाफ नर्स वाले एग्जाम में पूछा गया था, तो 5 जून को मनाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इस बार 5 जून 2024 को इसका थीम क्या रखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देख लेते हैं थीम क्या थी, तो यहाँ देख सकते हैं 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी थीम है हमारी भूमि हमारा भविष्य, हमारा भविष्य हम, यानी हैश जनरेशन रिस्टोरेशन जो है, यानी हमारी भूमि हमारा भविष्य और हम जो है, इसका जो है ये थीम रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी थीम देख सकते हैं जो यहाँ देखना चाहें तो ये सारी थीम इसमें दिखाए गए हैं, जो कि ये देखें 2024 के जो लेटेस्ट थीम तक इसमें देख सकते हैं। विषय थीम 29 अक्टूबर को देख सकते हैं, 29 अक्टूबर तक का कि 2024 आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इसे धन्वंतरि दिवस भी था, यानी जो धनतेरस भारत में मनाया गया, धन्वंतरि दिवस या आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। तो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार इसकी थीम रहेगी। इसके बाद ये सारी थीम इसमें महत्वपूर्ण रूप से इसको देख सकते हैं कि देखिए 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इसकी थीम यह है। इसके बाद देखें ये 27 सितंबर विश्व पर्यटक दिवस है, थीम को देख सकते हैं, यानी सारे इसमें महत्वपूर्ण थीम को इसमें देखा जा सकता है। इसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसका थीम स्वयं और समाज के लिए। अभी देखें तो 21 दिसंबर जो आने वाला है, यानी पीटी एग्जाम से एक दिन पहले जो 21 दिसंबर मनाया गया, उसमें यूएनओ द्वारा इसको ध्यान दिवस घोषित करवाया गया है। भारत की पहल पर इसको ध्यान दिवस घोषित किया गया है। तो ये जस्ट 6 महीने जो है पहले जो है ध्यान दिवस है, इसके बाद 6 महीने बाद जो होता है योग दिवस होता है। तो ये भी इसमें अपडेट हो गया और सब जानकारी देख सकते हैं इसमें। कुछ यह देखना चाहें पूरे साल भर घटनाओं तो इसमें यह देख सकते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। इसका थीम है एराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर ऑफ यू। ये स्वामी विवेकानंद जी के जो है जन्म दिवस के रूप में यह मनाया जाता है, वेरी वेरी। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस है, 14 सितंबर को देखें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस था और 10 सितंबर को जो है विश्व हिंदी दिवस है। तो ये भी सब जानकारी इसके थीम वगैरह जो दिया गया उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और देखना चाहें तो इसमें माह पखवाड़ा सप्ताह देखें तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 दिसंबर 2024 तक, थीम सभी के लिए पौष्टिक आहार है। विश्व जल सप्ताह देखें तो 20 से 24 अगस्त 2024 तक, थीम सीमाओं को जोड़ना शांतिपूर्ण सतत भविष्य के लिए जल है। भारत ऊर्जा सप्ताह देखें तो यह है राष्ट्रीय सड़क। इसके बाद विश्व विरासत सप्ताह यह है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह देखें 4 से 10 अक्टूबर 2024 विश्व जल सप्ताह को देख सकते हैं। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि देखें संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष को देखें तो 2024 जो है उष्णगणों का लेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है और 2025 जो है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में देखें तो दशक के रूप में आपका यह है कि जो है 2022 से 32 तक स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक है और 21 से 30 संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय बाहरी दिवस है और 19 से 28 तक शांति का दशक है, नेल्सन मंडेला दशक के रूप में है। और सब जानकारी इसमें इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप में इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमने देखा ऊपर वाला जो है 17 नंबर प्रश्न देखा, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो ये 18 नंबर है, निम्न में कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है। ध्यान देना कि नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब 3 है रामगढ़, गिरिडीह और उत्तरी कर्णपुरा है, जबकि तंदूर नहीं है। और यह क्या है, कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है, तो तंदूर नहीं है, 3 इसमें है। तो इंपॉर्टेंट से याद कर सकते हैं। क्या नहीं करते हैं, चलिए 19 नंबर चलते हैं। तो देखें यदि x² +
1/x² इक्वल टू a स्क्वायर और x माइनस 1/x इक्वल टू b, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें सही पूछ रहा है, कौन सा सही है? 19 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें देखते हैं, ये पूछ रहा है कि इसमें क्या है, तो दिया है, इतना दिया है याद रखना, और इसका यह मान दिया है, तो इसको यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी इसमें देखें x माइनस 1/x इक्वल टू क्या दिया है, b दिया है। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x² प्लस 1/x² ऋण 2x इंटू 1/x इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा। कुल मिलाकर इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, और इसका मान दिया हुआ है, इसके मान को प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस 2 इक्वल टू b स्क्वायर के 2 के मान को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो a² इक्वल टू हो जाएगा b² प्लस 2, यानी a इसका सही है। बहुत ही साधारण प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20वां है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर चुनने के लिए मिलेट्स यानी जो अन्नश्री हैं, मिलेट्स हैं, उनको क्या कहा जाता है, ज्वार बाजरा इत्यादि आते हैं। यानी इसमें सही देखें तो ए का 3 है। इसके बाद पल्सेज यानी जो दालें होती हैं, यानी इसमें प्रोटीन होता है, ये इसको देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोटीन है। इसके बाद चना यानी जो ग्राम है, इसको देखें, ये रबी की फसल है। रबी की फसल का मतलब जो जाड़े में बोई जाती है, इस दौरान जो बोई जा रही है, जिसमें गेहूँ मुख्य फसल है रबी की, और खरीफ फसल में मुख्य धान है। इसके बाद देखें चना, चना जो आपका है वो देखें तो पौधा करण, सॉरी चाय है, चना में, चना ग्राम में, चाय पौधा करण है, यानी प्लांटेशन चाय है। नेक्स्ट चलते हैं तो 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर आपका यह है, 21 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित युद्धों संघर्षों पर विचार किया था, अनेकों उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंत तक। यानी सबसे पहले जो हुआ उसको करना अंत में देखना है। तो सबसे पहले इसमें जो हुआ है देखें तो अजातशत्रु था लिच्छवी का संघर्ष हुआ था, ये प्राचीन हिस्ट्री में इसको देख सकते हैं, यानी तीसरा इसमें पहला है। इसके बाद शक सातवाहन युद्ध हुआ। इसके बाद चौथा स्कंदगुप्त था हुल का संघर्ष हुआ। आखिरी में यशोवर्मन था मिहिरकुल संघर्ष होता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, था ये और विस्तार कर देगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यानी इसमें ए वाला सही रहा, 3, 1, 4 और लास्ट में 2 है। 2 का मतलब यशोधर्मन तथा मिहिर कुल का संघर्ष लास्ट में होता है इन सब में। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर है, सीमित दायित्व वाले साझेदारी यानी LLP फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है, यानी इसमें अनलिमिटेड होती है, इसमें सीमित नहीं है, यानी अनलिमिटेड है, असीमित है। यानी सीमित दायित्व, ध्यान देना है, सीमित दायित्व है लेकिन इसमें संख्या असीमित है। सीमित दायित्व वाली साझेदारी यानी LLP फर्म में साझेदारों की संख्या की अधिकतम कितनी होती है, असीमित होती है। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष तक अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर कितने से हो जाएगी, यानी 158 मिलियन हो जाएगी। यानी ध्यान रखना, इसी रिपोर्ट में जो है ये उन्होंने बताया है कि जो है भारत जो विश्व का जनसंख्या के रूप में सबसे बड़ा देश बन गया है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की हो गई है। यानी देखें तो 40 से 50 लाख जो है ज़्यादा है चाइना की आबादी से। तो पहले स्थान पर इसी रिपोर्ट में जो है उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया पहले स्थान पर आ चुका है, दूसरे स्थान पर चाइना है। और इस रिपोर्ट में बता रहा है कि 2025 तक देखें तो भारत में जो सीनियर सिटीजन है, यानी भारत में 60 वर्ष तक अधिक आयु की जो जनसंख्या 158 मिलियन हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न देखें। 24 नंबर हिंदी इंग्लिश में आप देखते चलेंगे, निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया, यानी जो भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा फरवरी 2024 में क्या शुरू किया गया, तो ये देखें एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड जारी किया गया, यानी एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड जारी किया गया। चलिए आगे देखते हैं। यह है 25 नंबर, यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ बनने जा रहा है, तो लखनऊ, इन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या बनाया जा रहा है, औषधि पार्क बनने जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर प्रश्न है, यह करा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी उसका लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता। इसमें ध्यान देना है कि जो महत्तम समापवर्त होता है वो संख्याओं की जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो संख्याओं द्वारा काटी जा सकती हैं, वो महत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त जो होता है वह दी हुई संख्याओं, सॉरी यहाँ महत्तम है, तो महत्तम मतलब इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं द्वारा काटी जा सके, और जो लघुत्तम होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं द्वारा विभाजित हो सके। तो इसमें जो महत्तम होगा वो लघुत्तम को काटने की क्षमता है, काट देगा, यानी उससे विभाजित हो जाएगा। तो इसमें देखें जो महत्तम है उसे कौन कौन से कटेगा, 16 7 12 16 96 16 दान 160, लेकिन 148 नहीं कटेगा, 144 होता है, 16 944, तो ये भी सत्य हो जाता है, लेकिन 4 ज़्यादा है, तो ये कभी भी इसका लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता, और ये लघुत्तम समापवर्त हो सकते हैं। चलिए देखिए 27 नंबर देखते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, सोनभद्र है। यह जो है देखें तो उत्तर प्रदेश देखें तो उत्तर प्रदेश के मैप में देखें तो उत्तर प्रदेश का जो मैप है उसमें सोनभद्र जो आपका है वह जो है भारत के 4 राज्यों को, भारत के जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है। उसमें देखें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और बिहार है, यानी 4 राज्य तो यहाँ हो गए, और 4 जो इधर से कवर करते हैं उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं, जिसमें देखें तो आपका उत्तराखंड है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है। 4 इधर से करते हैं, कुल मिलाकर 8 राज्य स्पर्श करते हैं। एक यूनियन टेरिटरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्पर्श करती है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में नेपाल जो है वह उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को स्पर्श करता है। कुल मिलाकर 8 राज्य, एक केंद्रशासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल स्पर्श करता है, तो सोनभद्र होगा। और देखें जो इसमें सहारनपुर है, यानी ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, याद रखना है कि सबसे दक्षिणी जिला जो है ये सोनभद्र ही है, और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, पहला जो है लखीमपुर खीरी है, दूसरा सोनभद्र है। इसके बाद देखें
तो बलिया जो सबसे पूर्वी जिला है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। और सहारनपुर जो है वह भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें देखें तो उत्तराखंड है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश है और हरियाणा है। 3 जो है वो राज्यों को स्पर्श करता है, उसमें 4 राज्यों को स्पर्श करता है। चलिए आगे तो ज़्यादा विस्तार होने लगा है, इसमें देखते हैं आगे। तो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी? तो 1972 में की गई थी। ध्यान दें कि जो यह पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय राष्ट्रीय समिति 1972 में की गई थी और भारत वन्य जीव अधिनियम भी 1972 में ही आया था। और इसी के बाद देखें तो आपका जो है वह बाघ परियोजना 1973 यानी बाघ परियोजना जो शुरू की जाती है वो 1973 में शुरू की जाती है, जबकि गिर सिंह परियोजना 1972 में शुरू कर दी जाती है। इसके बाद और सब है तो वो सब ज़्यादा इसमें प्रासंगिक नहीं है, उसको ये ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करें, आगे चलते हैं। अगला इसमें देखें तो 1 हार्स पावर का मान होता है वह 746 वाट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 746 वाट जो होता है 1 हार्स पावर का बराबर होता है। और यह जो है शक्ति का मात्रक है, हार्स पावर यानी वाट है, वाट शक्ति का मात्रक है। इसके बाद यह पूछ रहा है रीजनिंग आगे, यदि दिल्ली को कूट भाषा में CIDD हो तो बॉम्बे को कूट भाषा में क्या कहा जाएगा? इसका आंसर देखें तो यह रीजनिंग है, इसको बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न बहुत आसान है, इसमें देखें तो दिल्ली जो लिखा है इसमें देखें यह आपका DELHI है और यहाँ पर ये बन क्या रहा है? CCIDD बन रहा है। यहाँ जो है क्रम के हिसाब से डी में जो है 1 का अंतर कर देंगे तो सी हो जाएगा, इसमें 2 का अंतर करेंगे तो सी होगा, इसमें 3 का अंतर करेंगे, इसमें 2 का अंतर करेंगे तो सी होगा, इसमें 3 का आई हो जाएगा, इसमें 4 का डी हो जाएगा, इसमें 5 का अंतर करेंगे तो डी हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 कैसे प्रकार से इसमें अंतर करेंगे तो आपका यह बन जाएगा, यानी AMJXVY होगा। चलिए तीसरा देखते हैं तो यह है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था? तो टेंस लेने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं प्रथम ब्रिटिश कारखाना अधिनियम कहाँ स्थापित हुआ था? इसको 32 को थोड़ा विस्तार भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। इसमें जानकारी के रूप में जो एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं वो पारिस्थितिकी पिरामिड को जोड़ लेते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना एल्टन ने की थी 1927 में। ये संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड होती है। यानी इसमें देख सकते हैं संख्या पिरामिड, ये देखें संख्या पिरामिड पूछता है तो इसमें प्राथमिक उत्पादों और विभिन्न स्तरों पर उत्पादों की संख्या के बीच का संबंध दर्शाता है। संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। इसके बाद जैव संख्या का सीधा पिरामिड, यानी जैव संख्या है तो सीधा पिरामिड यहाँ पर है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं सीधा बायोमास पिरामिड भी है, चित्र में देख सकते हैं सीधा जैव भार पिरामिड भी है, उल्टा बायोमास पिरामिड भी है। इसके बाद ऊर्जा पिरामिड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा पिरामिड को हम देख सकते हैं यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा होगा। इसके बाद ये सब जानकारी इसमें दी गई है। ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो 10% रूल के हिसाब से होता है, 10% जो होता है अगले में जाता है, पहले के अपेक्षा 10% ही जाता है, ये रूल से याद रखना। और ये पिरामिड के बारे में जानकारी रही कि अक्सर एग्जाम पूछ देता है। तो ये संख्या पिरामिड को देखें दोनों प्रकार का है, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, उल्टा बायोमास पिरामिड होता है, सीधा जैवभार पिरामिड होता है। इसके बाद उल्टा पिरामिड यहाँ पर दिखाया गया है, कैसे उल्टी पिरामिड इसमें है। इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर संख्या वृद्धि होता है। इस प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड बनों पाया जाता है जहाँ वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर वस्तुओं की संख्या अधिक होती है, इनका आधार नुकीला तहसील चौड़ा होता है। और इसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं जली वाला भी, जली पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है, यानी क्योंकि जली परितंत्र में वायु सूक्ष्म पादप लौह होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं। इसे बायोमास पिरामिड का आकार छोटा और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास से बायोमास से अधिक होगा। तो इस सभी जानकारी इसमें देखिए, इसको देख सकते हैं। यानी सीधा जैवभार पिरामिड को भी देखना चाहें तो स्थल पाए जाने वाले परितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड एक बड़ा आधार प्राथमिक उपभोक्ताओं में बनता है, शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है, सीधा होता है सीधा जैवभार पिरामिड स्थल पर, यानी सीधा बायोमास पिरामिड यहाँ स्थल पर देख सकते हैं। बायोमास पिरामिड इस सब जानकारी इसमें है। इसको जोड़ रहे हैं तो भी जोड़ लेते हैं। सागर पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थिर तंत्र है, 333 ग्राम वर्ग मीटर, यानी 333 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है। इसके बाद लाइकेन देख सकते हैं, वायु प्रदूषण सबसे अच्छे सूचक होते हैं, सीसा तंत्र का तंत्र के रोग उत्पन्न करते हैं, प्रभावित अंग मस्तिष्क से गुर्दा होता है। इसके बाद जैविक अनुकृतियां सहभोजिता, एक प्रजाति को लाभ दूसरे को न तो हानि और नहीं लाभ, सजीवता दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, परजीवता एक को लाभ दूसरे को हानि, अमीन्सलिज्म एक को हानि दूसरा अप्रभावित रहता है। सुपोषण देखें, यूट्रोफिकेशन रासायनिक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन फास्फोरस या दोनों यौगिकों नाइट्रेट फास्फोरस पारिस्थितिक तंत्र का संवर्धन होता है। शेर देखें, ये एक दूसरे को प्रभावित अनुकृत करने वाले समुदायों की एक श्रृंखला होती है। इसके बाद यहाँ इकोटोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दो, यानी देखें इसमें यह है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांत क्षेत्र, दो बायोम के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो इकोटोन कहलाता है, जिससे मैग्रो लैगून डेल्टा नदी तट इत्यादि होते हैं। इसमें हमने देखा 32 निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया? तो टेंस लेने किया है। प्रथम ब्रिटिश व्यापारी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह है मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ। प्रथम ब्रिटिश व्यापारी कारखाना ध्यान रखना है मसूलीपट्टनम में हुआ। इसके बाद देखते हैं 34 नंबर प्रश्न को, तो इसमें नीचे भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों, इसमें दोनों बाइलिंगुअल देख लेते हैं। यहाँ पर यह स्थिति है, ऊपर की भी है, इसको देख सकते हैं। यह है यानी यहाँ नीचे भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है। उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार घटते क्रम में संयुक्त चुनिए। घटते क्रम का मतलब ये हुआ कि पहले सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम, लास्ट में सबसे कम होगा, घटते क्रम में होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है प्रतिशत के हिसाब से जो रबड़ का उत्पादन होता है वो 30 रानी केरल में होता है, इसके बाद तमिलनाडु में होता है, इसके बाद कर्नाटक में होता है, और सबसे कम जो आपका होता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। यहाँ प्रतिशत मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में यह है। 34 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रबड़ के उत्पादन में।
नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, यह भी अरिथमेटिक संबंधी। इसमें देखें एक आयत जिसका परिमाप 54 है कि भुजाओं को क्रमशः 7 मीटर 4 मीटर कम किया जाता है ताकि वो एक वर्ग बन जाए, इस वर्ग का क्षेत्रफल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये बहुत ईजी है। इसमें आयत का रहा, आयत का मतलब ये होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, यानी आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होगा, वो आयत होगा। और यदि इसी को वर्ग बनाना है तो सभी भुजाएं जो होगी यदि बराबर हो जाएंगी, आमने सामने की नहीं बल्कि सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा तो वर्ग हो जाएगा। तो कह रहा है एक आयत का परिमाप, ध्यान रखना है कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2a + b बराबर आयत का परिमाप होता है यानी सभी भुजाओं का योगफल। यानी इसमें देखें आयत जो आपका है इस सूत्र का प्रयोग करें, चाहे सीधे ऐसे कर दें, दोनों भुजाएं बराबर, इसमें a है या b है, दोनों को जोड़ देंगे 2a 2b है बराबर 54 के होगा। या सूत्र का प्रयोग करें तो 2a + b बराबर 54 के है, यानी a + b जो होगा वो 27 के होगा। ध्यान रखना 27, a + b = 27 है। कह रहा क्रमशः, यानी एक भुजा में से 7 और दूसरे भुजा में से 4 कम कर दिया जाए, यानी जो लंबाई है a हमने माना है तो a में से 7 कम कर दें और चौड़ाई में से 4 कम कर दें, तो वर्ग बनने का मतलब वर्ग भुजाएं बराबर, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी a ऋण b बराबर 3 के हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा था, a + b बराबर 27 है, दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो a का मान a 20 b कट जाएगा, 2a = 30 की a बराबर 15 हो जाएगा। अब b बराबर जो निकाल देंगे तो b बराबर 12 हो जाएगा। घटाते हैं, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आएगा और 12 में से भी 4 घटाएंगे 8 आएगा, यानी वर्ग बन गया। वर्ग भुजा क्या होगी, 8 होगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग हो जाएगा। भुजा कितना, 8 है, 8 का वर्ग कर देंगे 64 हो जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। 36 नंबर देखते हैं। तो ये कह रहा अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आज G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था, बरगद का। यह ध्यान रखना है, बरगद का पेड़ लगाया गया था। ताकि इसमें थोड़ा विस्तार कर लेते हैं तो भारत एक परिचय राजनीतिक, हालांकि इस पर आधारित वीडियो अपलोड की जा चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बरगद का पौधा क्यों लगाया गया है, यहाँ देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ देखें कि जो राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का वहीं बरगद है, इसलिए बरगद का पौधा लगाया गया। यहाँ राष्ट्रीय पक्षी सारी जानकारी दी गई क्या है और ये सब राजनीतिक स्थिति के हिसाब से ये क्या है, इसको हमने हालांकि जो है पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, इसको अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद यह भारतीय परिचय भौगोलिक के अंतर्गत भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 37 नंबर है, हमने देखा 36 को, इसके बाद 37 देखते हैं। 37 क्या है, किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर यानी FFDC की स्थापना की गई, तो मेंथा तेल के लिए, यानी मेंथा ऑयल के लिए। मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है उत्सर्जन के लिए, फॉर एक्सक्रेशन, यानी उत्सर्जी अंग है ये किडनी। ध्यान रखना, मानव शरीर में किडनी क्या है, किसके लिए उत्तरदायी है, उत्सर्जन के लिए किडनी उत्तरदायी है। बस इसका विस्तार कर ही लेते हैं। तो इसमें देखिए उत्सर्जन तंत्र जो है, यानी उत्सर्गी जो अंग हैं, यानी प्रमुख उत्सर्जी अंग शरीर में कौन कौन से हैं, तो यह किडनी, जिसको ब्रिक कहते हैं, यानी ब्रिक जो ये किडनी इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी ब्रिक है, यानी उत्सर्जी अंग ये हुआ किडनी। दूसरा जो होता है वह त्वचा, यानी त्वचा भी उत्सर्जी अंग में ही आता है। इसके बाद तीसरा यकृत यानी लीवर भी है और फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग के अंतर्गत ही आते हैं। याद रखना है कि जो ब्रिक है इसके या किडनी, इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। नेफ्रॉन ही ब्रिक की कार्यात्मक इकाई, यानी ब्रिक की कार्यात्मक इकाई पूछेगा तो नेफ्रॉन होती है। इसमें याद रखें कि जो मूत्र होता है उसका रंग हल्का पीला, उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र देखें तो ये अम्लीय होता है, इसका pH मान जो होता है वो 6 होता है। मूत्र का जो pH मान है वो 6 होता है। ब्रिक के द्वारा नाइट्रोजन पदार्थों के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। ब्रिक में बनने वाला पथरी जो है, अक्सर पूछ देता है किडनी में बनने वाला पथरी क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट्स के कारण बनता है। इसके बाद त्वचा देखें, त्वचा जो है ये त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियों, जिसमें तैलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का श्रवण करती हैं, उसका उत्सर्जन करती हैं। यकृत या लीवर देखें तो यह आपका जो है यकृत या लीवर जो होता है, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों तथा रुधिर की अमोनिया को, यानी रुधिर में जो अमोनिया होती है उसको यूरिया में परिवर्तित करती उत्सर्जन भूमिका निभाता है। ये पूछ देता है रुधिर में अमोनिया कौन परिवर्तित करता है, तो यकृत करता है। फेफड़ा देखें तो फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों द्वारा ही होता है। आखिरी 2 प्रश्नों को देख लेते हैं इसमें। तो यह है जो यानी जो एग्रीकल्चर सर्विस के अंतर्गत 4 जो प्रश्न जीएस के थे उसमें हालांकि हमने बहुत विस्तार कर दिया कुछ प्रश्नों को। तो इसमें 39 नंबर देखें तो भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में है भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान है। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखना है कि 1 रुपये का नोट जो होता है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जबकि इससे ऊपर का नोट RBI जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है RBI वह 1 से ज़्यादा जो बड़ी नोट होती है उसको जारी करता है, जबकि 1 रुपये का नोट जो होता है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद इसमें कृषि संबंधित जो है प्रश्न शुरू होते हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो होगा, जो शुरू में हमने बताया था RBI संबंधित प्रश्न जो देखें तो वह 8 सितंबर को आयोजित किया गया था, उस पर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही जो RO एग्जाम 11 फरवरी को आयोजित किया गया था उस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।